स्वागत है प्रिय छात्रों। यूनिट 3 प्रारंभ करते हैं। आपके बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट एग्रॉन 311 कृषि कचरे का प्रबंधन। इसके यूनिट 1 में हमने पूरी चर्चा की कि कृषि कचरा क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसका मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कृषि कचरे का वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यूनिट 2 में हमने चर्चा की कि कृषि कचरे का प्रबंधन एरोबिक पद्धति से यानी कि हवा की उपस्थिति में कैसे किया जा सकता है, कृषि कचरे का प्रबंधन एनारोबिक पद्धति यानी कि हवा की अनुपस्थिति में कैसे किया जा सकता है। दोनों तरह से कृषि कचरे का प्रबंधन करने में हमको क्या मिलता है, अंत में जो हमको खाद मिलता है वो एक कार्बनिक खाद हमारे खेती के लिए उपयुक्त होता है। सिर्फ कार्बनिक खाद ही हमको नहीं मिलता है, कृषि कचरे का प्रबंधन करते हैं तो कार्बनिक खाद के अलावा भी हमें बहुत सी उपयोगी चीज़ें मिलती हैं जिनका दूसरे कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने आपको हवा की अनुपस्थिति में जो कृषि कचरे का प्रबंधन बताया था, वहाँ से हमें ऊर्जा भी मिल रही है, ये हमने वहाँ देखा। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर। कृषि कचरे का प्रबंधन एक और पद्धति से किया जाता है। वहाँ पर हम सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर हम जीव का इस्तेमाल करते हैं। वर्टिब्रेट्स जो जीव है, वर्टिब्रेट्स गण का जो जूलॉजी में वर्टिब्रेट्स गण है, उसका जीव है केचुआ। यहाँ पर हम केचुए का इस्तेमाल करते हैं और केचुए के द्वारा हमारे कृषि कचरे का प्रबंधन करके फिर से हमको हमारे खेत में उपयोग में आने वाली कार्बनिक खाद दी जाती है। यह जब केचुए का प्रयोग करके कार्बनिक खाद का उत्पादन किया जाता है तो वो अंतिम उत्पाद हमको मिला हमारे खेती के लिए, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो ये यूनिट 3 का पहला लेक्चर है, वर्मी कंपोस्ट। आज के इस लेक्चर में हम इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वर्मी कंपोस्ट एक बड़ा टॉपिक है, यह पूरा 3 लेक्चर में पूरा होगा। तो आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ वर्मी कंपोस्ट को समझेंगे क्या है और ये कैसे होता है, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग क्या है, वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट क्या चीज़ है, वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया क्या होती है वो समझेंगे। वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया जो आज हम समझेंगे कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और उसकी क्या परिभाषा है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक बड़ा टॉपिक है और ये 3 लेक्चर में पूरा होगा। वर्मी कंपोस्ट हमने बताया जो एक अंतिम उत्पाद हमको मिलता है कचरा प्रबंधन के फलस्वरूप, तो उसका उपयोग क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाए तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं, वह चीज़ भी आज के इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं वर्मी कंपोस्ट के परिचय से। वर्मी कंपोस्ट हमने आपको बताया जो हमारा कृषि कचरा है, जो कि कार्बनिक प्रकृति का कचरा है, कार्बनिक प्रकृति के कचरे का विघटन होता है और उससे हमको एक जो अंतिम उत्पाद मिलता है जो कि कार्बनिक खाद के तौर पे मिलता है, उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब ये विघटन की बात तो हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। पिछले लेक्चर में जो हमने विघटन की बात की, जो हमारे कार्बनिक पदार्थों का विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा हुआ था, उससे हमें जो उत्पाद मिला वो कंपोस्ट था। यहाँ पर बैक्टीरिया तो चूँकि हैं ही हैं, वो तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, बैक्टीरिया कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बनिक कचरे का विघटन केचुआ द्वारा किया जाता है। केचुआ जो कि जीव है, सूक्ष्म जीव नहीं है, केचुआ जीव है, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स गण का जीव है केचुआ। तो केचुआ ये जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है, अब जब केचुआ जीव है तो जीव को भोजन चाहिए खाने के लिए, तो ये जो हमारा कार्बनिक
कचरा है, जो कि कृषि कचरा हो सकता है, हमारे किचन के साथ निकला हुआ कचरा हो सकता है, फूड वेस्ट भी हो सकता है, जो हम खाना खाए और छोड़ देते हैं, वो खाद्य प्रकार जितने भी खाद्य पदार्थ कचरे के रूप में निकले हैं, वह सब केचुआ के लिए भोजन है। अभी इसका जो विघटन है वो कैसे होगा, जहाँ सूक्ष्म काम तो सूक्ष्म जीव वही करते हैं, वो लेकिन थोड़ी थोड़ी वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं, थोड़ी मात्रा में खा करके रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास करते हैं और कचरे को सरल अवस्था में उसका विघटन कर देते हैं। यहाँ पर इस कार्बनिक पदार्थों का भोजन के तौर पे प्रयोग किया जाता है केचुए के द्वारा। अब ये केचुआ जब इनको खाता है तो वो केचुआ की एलिमेंट्री कैनाल में जो उसका पाचन तंत्र है, ये भोजन उसके पाचन तंत्र में पचता है। पचने के बाद केचुए के मल के रूप में, केचुआ जब मल त्याग करता है तो वो केचुए का जो मल है उसको बोलते हैं वर्मी कास्ट। कास्ट मतलब मल, वर्मी मतलब केचुआ। केचुए का जो मल है उसको हम बोलते हैं वर्मी कास्ट। तो वर्मी कास्ट वो है, मुख्य रूप से वर्मी कास्ट है। कंपोस्ट हमने क्यों बोला, क्योंकि वो विघटित पदार्थ है। वर्मी कंपोस्ट क्यों बोला, क्योंकि केचुए के द्वारा विघटन किया गया है। कंपोस्ट मतलब हो गया हमारा जैविक खाद। तो कंपोस्ट हो गई वो जैविक खाद जो कि विघटन उसका जिसका हो गया। वर्मी का आगे जोड़ा उसके, क्योंकि उसका केचुए के द्वारा हुआ, और ये हमारे लिए कार्बनिक खाद है। तो हमने उसका नाम खेती में हमने उसका नाम रख दिया वर्मी कंपोस्ट, लेकिन जूलॉजी के अंदर उसका नाम है वर्मी कास्ट। तो वर्मी कास्ट और वर्मी कंपोस्ट ये दोनों आपको किसी किताब में वर्मी कास्ट लिखा हुआ मिलेगा, किसी किताब में वर्मी कंपोस्ट लिखा हुआ मिलेगा। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कास्ट दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पाद है जो केचुए के द्वारा, मुख्य रूप से रेड विगलर नाम का जो केचुआ है वो, दूसरा तौर पे वाइट वर्म्स हैं, और कुछ दूसरी प्रजातियां भी केचुए की हैं। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी केचुए की प्रजाति कैसे कैसे काम करती हैं। तो ये केचुए की प्रजातियां जो हैं, ये पूरा जो कार्बनिक और फूड वेस्ट है, पूरा जो कचरा है, इसको विघटन करके मिक्स कर देती है। और मिक्स करके हमको जो आखिरी में एक उत्पाद मिलता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो इसमें हमको क्या फ़ायदा हुआ, इसमें वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो इसके अंदर पोषक तत्व हैं वो सरल अकार्बनिक अवस्था में हैं और पानी में घुलनशील हैं। तो ये बहुत आसानी से पौधों को मिल जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पोषक तत्वों से परिपूर्ण जैविक खाद है, और सॉइल कंडीशनर भी है, क्योंकि ये हमारे सॉइल के भौतिक गुणों का भी उत्थान करती है। ये वर्मी कंपोस्ट की यहाँ फोटो दिख रही है। ये वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल इस तरह से ऐसा दिखता है, जो बिल्कुल तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट है। ये ऐसा लगता है जैसे चाय के दाने तैयार हो गए। चाय पत्ती होती है जो घर में हम लोग चाय बनाने के लिए लाते हैं ना, काले रंग के गोल गोल दाने, बिल्कुल चाय के दाने की तरह से ये तैयार मटेरियल दिखता है। इसकी पहचान ही यही है। जब हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो हम तो कृषि कचरा डाल देते हैं, वो अब अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो हम तो कृषि कचरा डाल देते हैं, केचुए वहाँ पर अपना काम करते हैं, और केचुए जो हमको लास्ट में उत्पाद मिलता है तो उसका पहचान ही यही है कि हम जब खोल के देखते हैं कि बना कि नहीं। तो अगर बिल्कुल हमको चाय के दाने मिल गए तो हम समझते हैं कि हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। तो जो केचुआ, हमने क्या किया, हमने कृषि कचरा या हमने कार्बनिक कचरा दिया और हमने वहाँ केचुआ डाला उसमें। अब इसके आगे का सारा काम केचुआ, कार्बनिक कचरा केचुओं के लिए खाद्य के रूप में वहाँ मौजूद है। केचुए खाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, और अंत में हमको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया जो केचुए कर रहे होंगे, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग वह प्रक्रिया है जो केचुओं के द्वारा कार्बनिक कचरे के विघटन के लिए की जाती है, और अंत में हमें वर्मी कंपोस्ट, अच्छा, और दूसरे शब्दों में कहें कि
पोषक तत्वों से परिपूर्ण वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के तौर पर मिलता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है वर्मी कंपोस्ट। जाहिर है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें केचुआ चाहिए, केचुए को पालना है, केचुए की वृद्धि होनी है, केचुए की क्रिया होनी है, केचुए का जीवन यापन होना है, और हमें केचुए की देखभाल करनी है। देखभाल कैसे करनी है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि केचुए को कैसा वातावरण पसंद है, वैसा वातावरण का निर्माण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये पूरा केचुए को पालना, केचुए की देखभाल करना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम केचुए की खेती कर रहे हैं। तो यह जो केचुआ पालने की प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब है वर्म फार्मिंग, यानी केचुए की खेती, इसको हम बोलते हैं वर्मी कल्चर। तो यहाँ पर हम केचुए को पालते हैं, उसको खाना उपलब्ध कराते हैं जो कि हमारे कार्बनिक कचरे के रूप में होता है, और उससे जो हमको मल मिलता है केचुए का, तो केचुआ मल को हम पोषक तत्वों से परिपूर्ण जैविक खाद के तौर पर प्रयोग करते हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, इन तत्वों की उसमें बहुतायत होती है। तो ये हमारे मिट्टी की क्वालिटी को भी, मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। तो ये काम केचुए के द्वारा किया जाता है कि जो हमारा कृषि कचरा है उसको टर्न किया जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि केचुआ पूरे कचरे में ऊपर नीचे घूमेंगे, वो पूरा टर्न होगा, मिक्स हो जाएगा ढंग से। तो जितना भी हमारा कार्बनिक कचरा है वो खाते जाएंगे, वो केचुआ उसको उसमें से मल त्यागते जाएंगे और वो पूरा मिक्स कर देंगे। और उसमें कुछ अपने, क्योंकि वो केचुए के पाचन तंत्र में से होके आया है, तो वो उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो तो मिलेंगे ही। केचुए के पाचन तंत्र से गुजर के आने के कारण उसके अंदर काफ़ी अच्छे पोषक तत्व हमको मिलते हैं। पैथोजन कंट्रोल, क्योंकि ये जो केचुए का मल मिलता है, इसके अंदर बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु नहीं है, क्योंकि ये तो केचुए के पेट से होके आया है, वहाँ तो वो चीज़ें सब पच जाती हैं। तो ये काफ़ी शुद्ध पदार्थ है, जिसका अगर हम खेत में प्रयोग करें तो हमारे फसलों में रोग बढ़ने की क्षमता नहीं होती। ये एक्सेलरेटर कैसे काम करते हैं, क्योंकि केचुआ जब काम करता है, केचुआ जब वृद्धि करते हैं, तो केचुए अपनी संख्या भी बढ़ा देते हैं। तो केचुआ एक दिन में अपने वजन से आधा वजन का खाना खा सकता है। मतलब अगर केचुए का वजन, आप मान लीजिए केचुए का वजन अगर 40 ग्राम है, तो प्रतिदिन वो 20 ग्राम खाना खा सकता है। केचुए का वजन बढ़ेगा, केचुए का वजन 40 से 45 ग्राम हो जाएगा, वो 22 ग्राम खाना खाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से केचुआ एक्सेलरेट करता है इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करके, और ये प्रक्रिया तेज़ी से होती है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है वर्मी कंपोस्टिंग का, कि जो जनरल कंपोस्टिंग है वो थोड़ा धीमे होती है, उसकी तुलना में हमारे कृषि कचरे का निस्तारण वर्मी कंपोस्टिंग की तरफ अगर हम गए तो वो जल्दी हो जाता है, तो ये एक्सेलरेट करता है। और इसका रेशो इस प्रकार से है कि 100 किलो अगर एक केचुआ कृषि कचरे को खाता है, तो वो लगभग 80 किलो वर्मी कास्ट या कार्बनिक खाद, जो हम कह रहे हैं पोषक तत्व से परिपूर्ण वर्मी कार्बनिक खाद, हमको वो 100 किलो कचरा, कृषि कचरा खा के 80 किलो खाद देता है। ये स्क्रीनर है, क्योंकि ये मिट्टी के भौतिक गुणों को भी बढ़ाता है। ये दानेदार पदार्थ है, पूरे चाय की पत्ती की तरह दानेदार दिखता है, जिसके अंदर हवा का संचार बहुत अच्छे से हो सकता है, जिसके अंदर जल धारण क्षमता इसकी अच्छी हो सकती है। तो ये मिट्टी को भी भुरभुरी बनाता है। ये सॉइल कंडीशनर, ये स्क्रीनिंग करता है सॉइल की। एरेटर, क्योंकि ये दानेदार पदार्थ है, तो इसके अंदर वातावरण की ऑक्सीजन बहुत आसानी से पहुंच जाती है, और ये इसके अंदर फिर जो दूसरे सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत आसानी से पनपते हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खेत में काफ़ी लाभप्रद है। और ये इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है, इसका प्रयोग खेत में होता है। कार्बनिक खाद है, तो जाहिर है इसका प्रयोग खेत में करना है हमें। इसका प्रयोग सॉइल कंडीशनर के तौर पे भी होता है, और इसका प्रयोग सॉइल कंडीशनर के तौर पे होता है का मतलब है कि मिट्टी के भौतिक गुणों को
सुधारने के लिए वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कार्बनिक खाद के तौर पे भी किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कैसे होता है? इसका प्रयोग दो तरह से हो सकता है। एक प्रयोग इसका इस तरह से हो सकता है, जैसे हमने कंपोस्ट का प्रयोग बताया था कि कंपोस्ट को बुआई से पहले जब खेत की तैयारी की जा रही होती है तो अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। तो इस प्रकार से कंपोस्ट का प्रयोग होता है। वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग इसी प्रकार से होता है कि बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय इसको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है, सॉइल इनकॉर्पोरेशन, मिट्टी के अंदर इसको मिला दिया जाता है। इसका एक प्रयोग इस तरह से भी होता है कि खेती में जमाव होने के बाद मिट्टी के सतह के ऊपर बिछा करके पलवार के रूप में यानी मल्च के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मल्च के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये मिट्टी के नीचे जो मल्च के फायदे हैं वो फायदे तो नीचे मिलेंगे। मॉइस्चर कंजर्वेशन, नमी को संचित रखेगा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को तेज करेगा, लेकिन ये खुद अपने आप में पोषक तत्वों से परिपूर्ण पदार्थ है, नमी युक्त पदार्थ है। तो इसकी नमी मिट्टी की नमी के साथ मिलकर ये जो सूक्ष्म इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे करके मिट्टी में मिलते रहेंगे। ये लंबे समय तक पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करवाता रहेगा। तो इसका मल्च के तौर पे भी, पलवार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग सीधे खेत में भी किया जा सकता है। मतलब जब वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया और वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो गया तो तैयार होने के बाद तुरंत उसका खेत में प्रयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद उसका भंडारण भी किया जा सकता है और भंडारण में से निकाल के भी उसका खेत में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट भी अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर जीवन पनपता है। इसके अंदर पोषक तत्व भी हैं। तो पोषक तत्व भी हमेशा एक अवस्था में बने रहते नहीं हैं, वो भी अपनी अवस्था बदलते हैं। तो इसका लंबे समय तक भंडारण नहीं हो सकता, लेकिन वर्मी कंपोस्ट का 6 महीने तक भंडारण हो सकता है। 6 महीने बाद उसकी पोषक तत्वों की शक्ति और उसके अंदर जो जैव विविधता है या वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं उनकी संख्या घट जाती है। तो 6 महीने तक इसका स्टोर करके और भंडारण करके भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट जो कार्बनिक खेती करते हैं लोग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका एक महत्वपूर्ण प्रमुख घटक है। इसका प्रमुख घटक क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हमें कार्बनिक खेती करनी है तो हम रासायनिक खाद का प्रयोग तो हमें करना नहीं है। तो अब जो हमें वहाँ फसल उगानी है उसकी हम पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करेंगे? तो पोषक तत्वों की पूर्ति हम गोबर की खाद या सड़ी हुई फार्म यार्ड मैन्योर जिसे हम बोलते हैं, कचरा खाद से हम कार्बनिक खाद से करेंगे। तो जो फार्म यार्ड मैन्योर FYM कचरा खाद है हमारी खेत की, एक तो उसको बनने में समय ज़्यादा लगता है, वर्मी कंपोस्ट कम समय में बन जाती है। दूसरा, उसके अंदर पोषक तत्व कम मात्रा में है अगर उसकी तुलना वर्मी कंपोस्ट से की जाए। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर साधारण कंपोस्ट की तुलना में 7 गुना ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जब 7 गुना ज़्यादा पोषक तत्व हैं तो क्या समझ में आया हमको? सबसे ज़्यादा हमको ये समझ में आया कि कंपोस्ट जितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, वर्मी कंपोस्ट उससे काफ़ी कम मात्रा में इस्तेमाल करना होगा। तो ये चीज़ अभी हम आगे देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कितनी मात्रा में इस्तेमाल होती है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग छोटे छोटी खेती और छोटे छोटे क्यारियों में भी होता है। इंडोर प्लांट, जो कमरे के अंदर उगाए जाने वाले प्लांट हैं, पौधे हैं, उसमें भी वर्मी कंपोस्ट डाली जाती है और खेतों में बाहर उगाई जाने वाली फसलों में भी वर्मी कंपोस्ट डाली जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग इन सभी जो कृषि के कारक हैं, घटक हैं, इन सब में होता है। एग्रीकल्चर में होता है, ग्रीन हाउस में भी होता है। जो ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती होती है उसमें भी वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। फार्म हाउस में वर्मी कंपोस्ट, हॉर्टिकल्चर में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग होता है। फ्रूट ऑर्चर्ड्स में भी वर्मी कंपोस्ट, फलों में भी डाला जाता है।
लॉन में, गार्डन प्लांट्स में, और जो गमले के पौधे हैं, गमले के पौधे में वर्मी कंपोस्ट मिला के लगाया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किचन गार्डन में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग बिल्कुल आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। किचन गार्डन में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग इतना महत्वपूर्ण इसलिए है, किचन गार्डन आपने फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो किचन गार्डन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। किचन गार्डन छोटे स्तर पे सब्जी उगाने का क्यारी है, यानी कि वहाँ जो सब्जी उगाई जाती है वो सिर्फ किसान के परिवार के अपने खुद के उपयोग के लिए उगाई जाती है। तो बड़े खेत में जो किसान खेती करते हैं वो तो व्यावसायिक खेती है, तो वहाँ तो वो सभी प्रकार की खेती करेंगे, लेकिन किसान अपने घर के पीछे एक छोटे टुकड़े में सिर्फ अपने निजी उपयोग के लिए, अपने पारिवारिक उपयोग के लिए जो सब्जियां उगाते हैं वो किचन गार्डन में उगाते हैं। तो वहाँ पर अब किसान का, चूँकि उसको ये पता है कि ये सब्जी का तो उपयोग हमें अपने सिर्फ अपने परिवार के लिए करना है, तो जाहिर है कि अगर जैविक खेती से की जाए और अच्छी गुणवत्ता के जैविक उत्पाद का घर में उपयोग किया जाए तो परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अब वहाँ किचन गार्डन में जैविक पद्धति से सब्जियों का उत्पादन करने के लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। तो ये वेजिटेबल किचन गार्डन के अंदर वर्मी कंपोस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नर्सरी में भी वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग होता है, टेरेस गार्डन में, और फ्लावर और हॉर्टिकल्चर मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इसमें भी वर्मी कंपोस्ट का बहुतायत में प्रयोग होता है। तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कैसे करना चाहिए, एक हमने आपको बताया सॉइल इनकॉर्पोरेशन, एक बताया हमने आपको मल्च के तौर पर। सॉइल इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए तो हम आपको बता चुके हैं, खेत की अंतिम जुताई के समय या अंतिम जुताई से पहले वर्मी कंपोस्ट पूरे खेत में बिछा दिया जाता है और उसके बाद अंतिम जुताई करके खेत की तैयारी की जाती है। तो बिफोर सोइंग यानी बुआई से पहले, तो ये बुआई से पहले जो करना चाहिए, ये कौन सी फसलें हैं, गन्ना, कपास, मिर्ची यानी सब्जियां जो भी हैं, या जो हमारे अदरक, हल्दी है, टमाटर, इन सब में बुआई से पहले करना चाहिए। जो फल वृक्ष हैं हमारे, जैसे आम है, अमरूद है, या ग्रेप, अंगूर है, इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, क्योंकि ये तो बहुवर्षीय फसलें हैं, तो हमें हर साल करना चाहिए। तो हर साल खड़ी फसल में लगभग जून जुलाई में इसका प्रयोग करके इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, देखिए, अगर आप कॉटन में, चिली में या अदरक हल्दी में आपने अगर पढ़ा हो, ये वर्मी कंपोस्ट का भी अदरक हल्दी कंपोस्ट का प्रयोग कैसे होता है, कितनी दर से कंपोस्ट डाली जाती है, तो कंपोस्ट डालने की जो दर है वो 8 से 10 टन प्रति एकड़ डाली जाती है। वर्मी कंपोस्ट 8 से 10 टन प्रति एकड़ कंपोस्ट की तुलना में सिर्फ 1 से 1.5 टन प्रति एकड़ डाली जाती है। यहाँ पर आप देखिए कितना अंतर हो गया। धान में 1 टन प्रति एकड़, गन्ने में, क्योंकि गन्ना 1 साल की फसल है और तेजी से बढ़ने वाली फसल है, तो गन्ना में 1.5 टन प्रति एकड़, मूंगफली में और सैफ्लॉवर में 1.5 टन। बाकी आप देखिए कॉटन, चिली, मक्का, टर्मरिक और ये ओनियन, गार्लिक, जिंजर, सब में 1 से 1.5 टन या 1 टन प्रति एकड़ एक जनरल डोज है। फलों में, फल वृक्षों में 2 केजी प्रति एकड़ ये नींबू और अनार में डाली जाती है, अमरूद में। आम और कोकोनट जैसे जो बड़े पेड़ है, अगर 2 साल का छोटा पेड़ है, पहले साल का पेड़ है, तो 2 किलो एक पेड़ के हिसाब से, 1 से 5 साल तक 5 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से, 6 से 9 साल तक 10 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से, और 10 साल और उससे ऊपर का बड़ा पेड़ अगर है तो 20 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट इसमें डाली जाती है। तो ये वर्मी कंपोस्ट डालने की दर है, इस दर से वर्मी कंपोस्ट का खेत में प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होता है, मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है। ये तो भौतिक गुणों में सुधार की बात हो गई।
मिट्टी में जैविक गुणों में भी सुधार होता है। वो कैसे होता है कि मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। यहाँ पर देखिए हम बता दें कि वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से सूक्ष्म जीवों की संख्या साधारण कंपोस्ट के प्रयोग से लगभग 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई वर्मी कंपोस्ट की संख्या। अब ये सूक्ष्म जीवों की संख्या, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ी तो जाहिर है आप जानते हैं इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन वो भी तेजी से होगा, यानी कि मिट्टी में पोषक तत्वों की भी संख्या या पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी। ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये ह्यूमिक एसिड इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो ये मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करने का काम करते हैं और ये मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो ये तो मिट्टी की बात हो गई। पौधों के ऊपर क्या प्रभाव है? बीज का जमाव जल्दी होता है, अच्छा होता है और तेजी से पौधों की बढ़वार होती है, और पौधों की बढ़वार तेजी से होती है तो हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। और सिर्फ बढ़वार नहीं, देखिए ये हमने आपको बताया कि जो वर्मी कंपोस्ट है इसके अंदर पैथोजन नहीं होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले कारक या बीमारी फैलाने वाले जीव, पैथोजन जिन्हें बोलते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने के बाद जब खेती की जाती है तो पौधे स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ होने के कारण भी अच्छी उपज मिलती है, अच्छी ग्रोथ होने के बाद, अच्छी बढ़वार होने के कारण भी अच्छी ग्रोथ मिलती है, अच्छी उपज मिलती है और जमाव अच्छा होता है। सब कुल मिला के इसका एक मिला जुला प्रभाव है कि अच्छी उपज प्राप्त होती है। जो सूक्ष्म जीवों की संख्या मिट्टी में बढ़ती है उससे पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और पौधों की बढ़वार होती है। न्यूट्रिएंट की बात हो गई कि ये वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर पोषक तत्व साधारण कंपोस्ट की तुलना में 7 गुना ज़्यादा है, तो जाहिर है पोषक तत्व वहाँ मिलेंगे पौधों को। दूसरा, सूक्ष्म जीवों की संख्या भी, अगर सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी अगर बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर, तो जो मिट्टी में पहले से पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि इमोबिलाइज अवस्था में हैं, उनका मिनरलाइजेशन होगा और वो भी पौधों को उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन 5 गुना ज़्यादा होता है वर्मी कंपोस्ट के अंदर, कंपोस्ट की तुलना में 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन है, 7 गुना ज़्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज़्यादा पोटेशियम है और बाकी सारे सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी अधिक मात्रा में मौजूद है। तो इस वजह से वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद है। ये एक लोबिया की फसल के ऊपर एक प्रभाव दिखाया गया है कि दोनों ही खेत में, दोनों ही क्यारी में बुआई की तिथि एक है, मिट्टी भी एक ही प्रकार की है। एक खेत में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया गया, वहाँ हम देखते हैं लोबिया की फसल में बढ़वार तेज होती है। दूसरे खेत में जहाँ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग नहीं हुआ है वहाँ पर लोबिया की फसल की बढ़वार धीमी रह जाती है। तो आज हमने समझा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, हमने यह भी समझा कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कैसे करना चाहिए, किस दर से करना चाहिए, वो भी हमने समझा। और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अगर खेती में किया जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं, वह चीज़ भी हमने आज के इस लेक्चर में समझी है। अभी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर आगे और लेक्चर्स भी होंगे, लेकिन वर्मी कंपोस्ट को समझने के लिए ये एक किताब मैं आपको बता रहा हूँ, ये लक्ष्मी एम सीता और शांति आर, इनकी लिखी हुई किताब है वर्मी टेक्नोलॉजी। इस किताब का नाम है 416 पन्ने की किताब है। ये छपती है सारस पब्लिकेशन तमिलनाडु से। वर्मी टेक्नोलॉजी ये पूरी किताब एक पूरा ग्रंथ है जिसपे आप वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, यूज़ ऑफ वर्मी कंपोस्ट, बेनिफिट ऑफ वर्मी कंपोस्ट, हैंडलिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, हैंडलिंग ऑफ अर्थवर्म्स, टाइप ऑफ अर्थवर्म्स, देयर फंक्शंस,
वो सारी चीज़ें आप यहाँ इस किताब में वर्मी टेक्नोलॉजी नाम की जो किताब है इसके अंदर आपको मिल सकती है। तो वर्मी कंपोस्ट का अभी हम आगे जो और लेक्चर आएगा उसमें भी इसी किताब का हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद।